बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज की वीडियो में हम सेकंड एनुअल एग्जाम्स 2024 का फिजिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। मेरे पास क्वेश्चन पेपर का बी और सी सेक्शन मौजूद है, यानी कि जो आपका सब्जेक्टिव पेपर आता है उसकी पिक्चर मौजूद थी, तो बी और सी सेक्शन का सोल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा। ए सेक्शन की पिक्चर अगर आपको पेपर के ए सेक्शन की पिक्चर अगर आपके पास मौजूद है तो वो मुझे काइंडली व्हाट्सएप कर दें ताकि उसका सोल्यूशन भी अपलोड हो सके। व्हाट्सएप नंबर मेरे चैनल के अबाउट में गिवन है। तो वीडियो में जो आज की वीडियो है इसमें सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी से मुराद ये है कि हमने शॉर्ट क्वेश्चंस देखने हैं। पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है विच इंस्ट्रूमेंट इज मोर एक्यूरेट, गिव रीजन। मीटर रूल और वर्नियर कैलिपर्स, कौन सा इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा एक्यूरेट है, रीजन भी बतानी है। मीटर रूल ज्यादा एक्यूरेट है या वर्नियर कैलिपर ज्यादा एक्यूरेट है। तो सबसे पहले हम मीटर रूल की बात करते हैं या वर्नियर कैलिपर की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास एक बात याद रखनी है, चाहे जहां पर भी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिए गए हों उनमें से ज्यादा एक्यूरेट वो होगा जिसका लीस्ट काउंट कम होगा। तो यहाँ पे मीटर रूल और वर्नियर कैलिपर का कंपैरिजन करें तो मीटर रूल का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर, जबकि नहीं, मीटर रूल का 1 मिलीमीटर, जबकि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होता है। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मीटर रूल की निस्बत कम है, इस वजह से वर्नियर कैलिपर मीटर रूल की निस्बत ज्यादा एक्यूरेट होगा। अगर यहाँ पे कंपैरिजन वर्नियर कैलिपर का स्क्रू गेज के साथ किया गया होता तो स्क्रू गेज ज्यादा एक्यूरेट होता, क्योंकि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर से कम है। तो इस केस में वर्नियर कैलिपर ज्यादा एक्यूरेट होगा, और उसकी रीजन क्या है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मीटर रूल की निस्बत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो और ऑप्शन गिवन था उसमें पूछा गया था कि व्हाट इज मीट बाय कपल फॉर द डबल आर्म स्पैनर शोन इन फिगर, ड्राइव एन इक्वेशन टू फाइंड टोटल टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल। कि ये एक डायग्राम दिखाई गई है। सबसे पहले ये पूछा गया था कि कपल से क्या मुराद है। तो कपल बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है टॉर्क्स का, यानी कि पेयर ऑफ फोर्सेस जब अप्लाई होती हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पैरेलल होना चाहिए, सेम लाइन ऑफ एक्शन ना हो, जस्ट पैरेलल हो। ठीक है, तो जो नेट फोर्स होगी कपल की 0 होगी, और इसकी वजह से प्योर रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। कपल क्या है ये आप देख सकते हैं डायग्राम में कि कपल आपको यहां पर नजर आ रहा है कि एक फोर्स ये एफ है और दूसरी फोर्स ये एफ है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। ओ पॉइंट के अक्रॉस जब इस पॉइंट पे फोर्स एफ और इस पॉइंट पे फोर्स एफ अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई की जाती है तो ये रोटेट करने लग जाएगा, रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो इस केस को हम कपल का नाम देते हैं, यहाँ पे कपल प्रोड्यूस होगा। अब इसका अगर हम इक्वेशन फाइंड करना चाहें तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क। ओ से ए तक, ओ ए लेंथ है और ए पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रही है, तो ओ ए लेंथ और ये फोर्स एफ। तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो टॉर्क इक्वल होगा टॉ1 प्लस टॉ2 के, यानी कि टॉर्क इक्वल टू टॉ1 कौन सा है, फोर्स एफ अप्लाई हो रही है और डिस्टेंस कितना है ओ ए, इसमें ऐड करेंगे टॉर्क टी को, फोर्स एफ प्रोड्यूस हो रही है और डिस्टेंस कितना है ओ बी, तो एफ इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी किया, एफ कॉमन आ जाएगा ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी ये लेंथ ए बी के इक्वल है, तो टॉर्क इक्वल आ जाएगा एफ मल्टीप्लाई बाय ए बी के। तो ये इक्वेशन आ जाती है जो कि इस कपल की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसको कैलकुलेट किया जा सकता है इस इक्वेशन की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ गिवन फिगर। इस फिगर की मदद से हमने शो करना है कि 2as जो है वो इक्वल है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के। ये इक्वेशन आपको पेपर में दी गई है। तो इस इक्वेशन की मदद से सिंपली जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, उसका प्रूव करना है। तो उसके लिए आपको पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट इस डायग्राम की मदद से देखें तो जो टोटल एरिया ओ ए बी डी है ये इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइपेजियम के। ये शेप हमारे पास कौन सी बनती है, ट्राइपेजियम बनती है, ओ ए बी डी वाली।
तो इसका एरिया, ट्राइपीजियम का एरिया फाइंड करने का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, पैरेलल साइड्स OA और BD हैं और इनके दरमियान हाइट कितनी है, OD के इक्वल होगी। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, S इक्वल टू 1/2, ये S टोटल एरिया OABD S के इक्वल होगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय हाइट, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है OD है तो वो लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है, तो 2S इक्वल हो जाएगा 2A प्लस BD इंटू OD के। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ BC डिवाइडेड बाय OD से, BC डिवाइडेड बाय OD, ये आपने याद रखना है, BC डिवाइडेड बाय OD जो है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। तो हमने बेसिकली एक्सेलरेशन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाना है। 2S इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय OD इक्वल टू ये टर्म लिख के इसको भी BC OD से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब BC ओवर OD जो है यहाँ पर एज इट इज रहेगा, लेकिन दूसरी साइड पे OD से कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है 2S इंटू BC ओवर OD इक्वल टू OA प्लस BD इंटू BC। हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज कैसे पुट करनी है कि BC ओवर OD एक्सेलरेशन A के इक्वल है, BC डिवाइडेड बाय OD। आप इसमें भी देखें तो गेन इन स्पीड AT लिखा हुआ है, AT डिवाइडेड बाय T, तो पीछे एक्सेलरेशन रह जाता है ये। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, BC ओवर OD की जगह पे A लिख दिया। उसके बाद है VI प्लस VF, OA यहां से यहां तक का डिस्टेंस VI है और BD यहां से यहां तक का डिस्टेंस VF है, इनटू BC कौन सी लेंथ है, BC वाली लेंथ, अगर इस कंप्लीट लेंथ BD में से CD माइनस कर दें तो BC रह जाता है। तो इसका मतलब यह है कि BD जो है VF है और CD VI है, तो VF माइनस VI कर देंगे। अब A प्लस B इंटू A माइनस B वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन प्रूव हो गई है, 2AS इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। आपने ये बात याद रखनी है, इस तरह का जो क्वेश्चन आ जाता है उनको इसी तरह दरमियान में लाइन लगाकर आधा हिस्सा इस तरफ और आधा हिस्सा इस तरफ सॉल्व करना है ई शीट पे, क्योंकि अगर आप सेंटर से स्टार्ट करके उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो पेपर के एंड पे जाकर आपके 2-3 स्टेप रह जाएंगे, वो उस पे फिर आप कैसे लिखेंगे। तो स्टार्टिंग में ही आपने सेंटर में लाइन लगाकर एक हिस्सा उस लाइन के एक तरफ और दूसरा हिस्सा जहां तक वो एंड हो जाए उससे आगे दूसरी साइड पे लिख दें, उससे आपका जो क्वेश्चन कंप्लीट आ जाएगा उस जगह पर। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का जो और ऑप्शन था उसमें पूछा गया है, व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट डज इंक्रीज्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए मेजर्ड रिजल्ट शो, गिव एग्जांपल। कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में सबसे पहले पूछा गया है, उसकी डेफिनेशन लिख देनी है, ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन। के एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, कोई भी हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है उस वैल्यू में जो एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का नाम देते हैं। अब उसके बाद पूछा गया था कि व्हाट डज इंक्रीज्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए मेजर्ड वैल्यू शो, कि इंक्रीज्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, किसी मेजरमेंट में अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा है तो उसका मतलब क्या होगा। इंक्रीज्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ये होता है कि हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, यानी कि जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे उतना आंसर एक्यूरेट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि 12.345 ग्राम जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है 12 ग्राम की निस्बत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मीन बाय डिराइव्ड क्वांटिटीज, गिव एनी 4 एग्जांपल्स। डिराइव्ड क्वांटिटीज से क्या मुराद है, तो the quantities that are derived from base quantities are called derived quantities, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि quantities that are obtained by multiplying or dividing base quantities are called derived quantities। यानी कि वो quantities जिनको base quantity से derived किया जाता है उनको हम derived quantities का नाम देते हैं, या फिर base quantities को multiply या divide करके भी हम derived quantities हासिल कर सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकती है कि फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पावर, ये जो है ये क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। नेक्स्ट 3 का और ऑप्शन है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। डिफरेंशिएट करना है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के दरमियान।
स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के दरमियान जो डिफरेंशिएशन है वो आपने लाइन लगाकर कर देनी है। दो हम बना लेंगे कॉलम्स और इनमें एक तरफ स्केलर्स लिख देंगे, दूसरी तरफ वेक्टर्स लिख देंगे। स्केलर्स में क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय देयर मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर्स, यानी कि जिनको मैग्नीट्यूड की मदद से रिप्रेजेंट किया जाएगा वो क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज कहलाएंगी, और जिन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है उनको वेक्टर क्वांटिटीज का नाम देते हैं। स्केलर क्वांटिटीज को नंबर्स की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज को एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसके एक तरफ एरो हेड भी लगा होता है। स्केलर क्वांटिटीज की एग्जांपल्स क्या हैं? डिस्टेंस, स्पीड और वर्क, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो स्केलर क्वांटिटीज हैं, और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वो क्वांटिटीज हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटीज हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एज एयर एस्केप्स आउट ऑफ ए बैलून, द बैलून एंड एयर मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, व्हाई? कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है उसको हमने एक्सप्लेन करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन लिखनी है कि द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन है कि मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। जो मोमेंटम है आइसोलेटेड सिस्टम का, दो या दो से ज्यादा बॉडीज का, वो कांस्टेंट रहेगा। एज एयर एस्केप्स आउट ऑफ ए बैलून, द बैलून एंड एयर मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, व्हाई? कि अगर बैलून में से एयर निकलती है तो एयर और बैलून अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जब बैलून को छोड़ा जाता है उसमें से हवा निकलती है तो एयर मूव करती है बैलून के अपोजिट डायरेक्शन में। किस लिए? मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए। कि एक हमारे पास जो मोमेंटम है इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमने कहा है कांस्टेंट रहते हैं, तो यहाँ पे आप न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी लिख सकते हैं, उसकी वजह से भी कंजर्व रहता है कि एयर एक डायरेक्शन में जब मूव करती है वो एक्शन है, उसका रिएक्शन क्या होता है कि बैलून उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का और ऑप्शन है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ऑन व्हाट फैक्टर्स डज मोमेंट डिपेंड। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है और ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स जो है, बॉडी इज बैलेंस्ड इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स एक्टिंग ऑन इट। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। कि बॉडी उस वक्त बैलेंस हो जाती है जब क्लॉकवाइज मोमेंट्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के इक्वल आ जाएं। ये बेसिकली टॉर्क की बात कर रहा है। टॉर्क जो है क्लॉकवाइज टॉर्क्स इक्वल आ जाएं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स के, तो उसको हम कहते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है। अब ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है? तो फैक्टर्स जो हैं टॉर्क यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंट आर्म और फोर्स अप्लाइड के, यानी कि इन दोनों में से कोई एक भी इंक्रीज करे तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स जो है वो इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग। ये हमारे पास कुछ कन्वर्जन है। 0.000002 ग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली आपने करना ये है कि इसको हमें माइक्रो में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट को यहां से कितने डिजिट मूव करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 डिजिट हमें मूव करना है राइट साइड पे, तब 10⁻⁻6 बनेगा। तो पॉइंट को 6 डिजिट मूव करेंगे, ये 20 बन जाएगा। ये टोटल 5 है ना, तो 5 के बाद एक और 0, 20 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम यानी कि 20 माइक्रोग्राम आ जाएगा। उसके बाद बी ऑप्शन है, इसको नैनोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट को 9 डिजिट राइट साइड पे मूव करेंगे, तो 9 डिजिट जब राइट साइड पे मूव करते हैं 8.1 इंटू 10⁻⁻9 बन जाएगा। तो ये 8.1 नैनोमीटर कहलाएगा कि 10⁻⁻9 नैनो के इक्वल होता है। उसके बाद डी ऑप्शन है, तो इसमें एक वैल्यू गिवन है जिसको गीगाहर्ट्ज में मूव करना है, गीगाहर्ट्ज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू जिसमें पॉइंट नहीं होता वो एक्सट्रीम राइट साइड पे होता है, तो यहाँ पर जो पॉइंट है उसको 12 डिजिट लेफ्ट साइड पे, 9 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे क्योंकि गीगा 10⁻9 के इक्वल होता है। तो 9 डिजिट जब लेफ्ट साइड पे मूव करवाते हैं ये 3.3 इंटू 10⁻9 हर्ट्ज हो जाता है।
10 पावर 9 गीगा के इक्वल होता है, तो ये 3.3 गीगाहर्ट्ज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ ए स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम, ए साइक्लिस्ट हैज ए स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। Find the kinetic and potential energy of the cyclist. The total mass of cyclist and his bicycle is 60 kg. ये बेसिकली न्यूमेरिकल है कि एक स्लोप है 6 मीटर हाई, उसकी बॉटम से जब साइक्लिस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो उसकी स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड है। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी साइक्लिस्ट की कैलकुलेट करनी है, जबकि उसका मास गिवन है। तो हाइट हमारे पास 6 मीटर है, वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, मास भी गिवन है 60 kg का। तो इसका सोल्यूशन हम क्या करेंगे, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, के ई इक्वल टू 1/2 mv²। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, मास और वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 67.5 जॉल। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, Pe इक्वल टू mgh, यानी कि Pe इक्वल टू m60 है, g की वैल्यू 10 है, h 6 है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 3600 जॉल के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स एंड राइट द इक्वेशन फॉर ईच विद यूनिट। स्ट्रेस और स्ट्रेन को एक्सप्लेन करना है, इनका फार्मूला भी लिखना है और यूनिट भी लिखना है। तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज रिलेटेड टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस, कि वो फोर्स जो पर यूनिट एरिया अप्लाई की जाती है उसको स्ट्रेस अब कहा जाता है। स्ट्रेस का फार्मूला इक्वल होता है F/A के। ऐसा यूनिट जो है स्ट्रेस का वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इस तरीके से स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रेन को डिफाइन करना है, तो स्ट्रेन को भी हम कैसे डिफाइन करेंगे, स्ट्रेन की डेफिनेशन लिखेंगे, कंपैरिजन ऑफ सच अ थिंग caused by the stress with the original length, volume or shape is called a strain। कि स्ट्रेन क्या है कि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट की लेंथ, वॉल्यूम या शेप चेंज हो जाए, तो इस कंपैरिजन को हम स्ट्रेन का नाम देते हैं। यानी कि टेंसाइल स्ट्रेन की अगर बात की जाए तो वो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ होगा। इसी तरह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तो चेंज जो आएगी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू उसको हम स्ट्रेन का नाम देंगे। स्ट्रेन का ऐसा यूनिट क्या है कि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो दोनों लेंथ का यूनिट मीटर होता है, दोनों मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो टेंसाइल स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 का और पार्ट है। व्हाट इज मीन बाय हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आल्सो राइट इक्वेशंस फॉर ईच। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन लिख देनी है और क्या करना है कि इन दोनों के लिए इक्वेशंस जो हैं वो भी आपने लिख देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हाउ इज दिस कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है और ये कैसे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ कंसिस्ट कर रहा है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में लिखना है कि इस लॉ के मुताबिक यूनिवर्स के अंदर जितने भी बॉडीज होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके मैसेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उन मैसेस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के। अगर M1 और M2 दो ऑब्जेक्ट्स हैं, M1 M2 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो M2 भी M1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। अगर M2 के M1 पे फोर्स अप्लाई करने को एक्शन कहें तो M2 M1 को जिस फोर्स के साथ खींचेगा वो रिएक्शन कहलाएगी। ये दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन होंगे, इसी वजह से ये कंसिस्टेंट है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ। नेक्स्ट 7 पार्ट का और ऑप्शन है, और स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हाट हैपेंस व्हेन एन एयर बैलून फिल्ड इज रिलीज्ड अंडर वाटर एंड व्हाई। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की डेफिनेशन लिख देनी है, आसान सी डेफिनेशन है जो आपने अपने कोर्स में पढ़ी हुई है। उसके बाद क्या पूछा गया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एन एयर फिल्ड बैलून इज रिलीज्ड अंडर वाटर एंड व्हाई। पानी के अंदर बैलून को छोड़ा जाए तो क्या होगा।
अब बैलून के अंदर एयर मौजूद है, जब बैलून को छोड़ेंगे तो वो पानी की सरफेस पे आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि बैलून के ऊपर जो बैलून पे वाटर की वजह से नीचे से ऊपर की तरफ जो अप थ्रस्ट अप्लाई हो रही है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बैलून फौरन से वाटर की सरफेस पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, The cycle stops very quickly when brakes are applied. Give reason. Explain in terms of friction. कि साइकिल जो है स्टॉप रुक जाती है जब ब्रेक्स अप्लाई की जाएं, ऐसा क्यों होता है? इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन हमने जवाब देना है। तो बेसिकली जो साइकिल होती है उस पे जब ब्रेक अप्लाई की जाती है तो जो फ्रिक्शन मौजूद है ब्रेक और व्हील के दरमियान टायर और जो ब्रेक पैड्स लगे होते हैं उन जिनकी मदद से टायर को ब्रेक प्रेस करें तो वो टायर को जकड़ लेते हैं दोनों साइडों से, वो बेसिकली रबड़ के पैड्स और टायर के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो मदद देती है साइकिल को रोकने में। जो ही ब्रेक अप्लाई की, पैड्स ने साइकिल के टायर के साथ इन टच हुए, दोनों तरफ से उसको प्रेस किया, टायर को, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से साइकिल रुक जाती है। अब वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जितनी ज्यादा होगी, यानी कि ब्रेक जितनी ज्यादा जोर से हम लगाएंगे उतनी जल्दी कार रुक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का और पार्ट है, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। हाउ? इवेपोरेशन की वजह कॉजेस कूलिंग। कूलिंग जो है वो इवेपोरेशन की वजह से होती है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो सिंपल सी बात यह है कि कूलिंग इस वजह से होती है इवेपोरेशन में कि लाइक हम इवेपोरेशन का सबसे पहले प्रोसेस देखें तो जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे, लिक्विड की सरफेस पे वो हीट अप हो जाते हैं और वाइब्रेट कर जाते हैं। वाइब्रेट से मुराद वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स होती हैं जब गैसियस स्टेट में जाएंगे तो बाकी जो लिक्विड्स हैं वो ब्रेक कर जाएंगे। बेसिकली ये क्या थे, हीट अप होने की वजह से ऊपर गए हैं ना, तो जो बाकी लिक्विड रह जाएगा उसका टेम्परेचर हाई होता है, जिसकी वजह से हमें कूलिंग फील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, A brass rod is 1 meter long at 0 degree centigrade. Find its length at 30 degree centigrade. Coefficient of linear expansion of brass equal to 1.9 into 10 power minus 5 per Kelvin. ब्रास रॉड है जिसकी लेंथ 1 मीटर लॉन्ग है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो डाटा हम लिखते हैं, एल नॉट की वैल्यू 1 मीटर है, डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर जो है 30 माइनस 0 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है अल्फा 1.9 इंटू 10 पावर माइनस 5 पर केल्विन है। एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एल क्या है, लेंथ एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, एल इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसमें वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.00057 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ बाय यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इक्वल टू GMM ओवर आर स्क्वायर, वेयर F इक्वल टू mg। मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना है इस इक्वेशन की मदद से जहां पे जी आर की वैल्यू गिवन है। तो इनको अगर हम देखें तो सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करते वक्त डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। एम अगर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जो कि सरफेस ऑफ अर्थ पे मौजूद है और सरफेस जो अर्थ है उसको मास को हम ME से कंसिडर कर लें, तो जो डिस्टेंस होगा उन दो मैसेज के दरमियान वो इक्वल होता है F इक्वल टू GMME ओवर आर स्क्वायर। जो उन दो डिस्टेंस होगा आर उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, तो जो फोर्स होगी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक वो क्या होगी, F इक्वल टू GMME ओवर आर स्क्वायर। अब जो उस अर्थ की सरफेस के ऊपर ब्लॉक पड़ा है उसके और अर्थ के दरमियान जो फोर्स है जो हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से देखी है, ये फोर्स उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होगी, यानी कि F इक्वल होगा W के और W इक्वल टू होगा mg के। तो F की जगह पे mg लिख देंगे, mg इक्वल आ जाएगा GMME ओवर आर स्क्वायर, mm से कैंसिल हो जाएगा तो g इक्वल आ जाता है GME ओवर आर स्क्वायर के।
अब इसमें से आर स्क्वायर इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और जी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एम ई इक्वल हो जाएगा जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी के। जी की वैल्यू 9.8, आर की वैल्यू 6.4 इंटू 10 पावर 6 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10 पावर -11 है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वाली टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो 401.4 इंटू 10 पावर 12 आ जाता है और नीचे ये वाली वैल्यू आ जाती है। इसको डिवाइड करें कैलकुलेटर से तो 6.01 इंटू 10 पावर 24 kg आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते वक्त आपने सेंटर में लाइन लगानी है, पहले इस साइड पे लिखना है और बाद में फिर इस साइड पे लिखना है। अगर आप ऊपर से ऐसे लिखना शुरू करेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं आएगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन का और पार्ट है, बल्कि एक मिनट नहीं, और पार्ट अभी हमने कैलकुलेट किया है 9th का। अभी 10 क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसमें पूछा गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन। सर्कुलर और रोटेटरी मोशन के दरमियान क्या डिफरेंस है वो बताना है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इन ईच गिवन केस। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट एक्सिस। के सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में क्या डिफरेंस है। जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन है सर्कुलर पाथ में तो उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहा है तो उसको हम रोटेटरी मोशन का नाम देते हैं। सर्कुलर मोशन की एग्जांपल क्या है, टॉय ट्रेन मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। और रोटेटरी मोशन की एग्जांपल क्या है कि अर्थ रोटेट करती है सन के अक्रॉस। इसके बाद क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ एंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, इन दोनों केसेस में कौन सी टाइप ऑफ मोशन इंक्लूड है। तो मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ की बात करें तो मोशन जो मून है वो अर्थ के क्रॉस एक ऑर्बिट में मूव करता है, यानी कि सर्कुलर मोशन है, और अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है, तो ये हमारे पास रोटेटरी मोशन कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का और पार्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट, आइडेंटिफाई वेदर दीज आर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज, राइट देयर यूनिट्स। मास और वेट के दरमियान क्या डिफरेंस है ये बताना है कि उस मास और वेट स्केलर्स हैं या वेक्टर्स हैं, और इनके यूनिट्स क्या हैं वो भी लिखने हैं। तो मास और वेट को एक्सप्लेन करने के लिए आपने इसी तरह कॉलम बना लेने हैं। सबसे पहले मास की डेफिनेशन लिख देनी है, अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास, और दूसरी साइड पे वेट की डेफिनेशन लिख देनी है। मास स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का डाउनवर्ड होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मास जो है ऐसा यूनिट इसका केजी है, जबकि वेट का यूनिट न्यूटन है। मास हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेट जो है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, यानी कि वो एरियाज जो ज्यादा हाइट पे हैं वहां पे मास कम हो जाएगा क्योंकि जी की वैल्यू कम हो जाएगी, वेट कम हो जाएगा क्योंकि जी की वैल्यू कम हो जाएगी, और जमीन के जितना सेंटर के क्लोज जाएंगे वेट उतना ज्यादा हो जाएगा क्योंकि जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई अ सिस्टम कैन नॉट हैव एन एफिशिएंसी ऑफ 100% बाय गिविंग फार्मूला टू फाइंड परसेंट एफिशिएंसी। ये बताना है कि एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं हो सकती। तो कोई भी सिस्टम जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता क्योंकि एनर्जी जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में लॉस हो जाती है। अगर हम फार्मूले की बात करें तो एफिशिएंसी का फार्मूला आउटपुट ओवर इनपुट है मल्टीप्लाई बाय 100%। अब 100% एफिशिएंसी होने का मतलब ये है कि जितनी इनपुट दी जा रही है उतनी ही हमें आउटपुट मिले। ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हम जो भी इनपुट देंगे एनर्जी लॉस हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ हीट या साउंड की सूरत में, जिसकी वजह से आउटपुट हमेशा कम होती है इनपुट से। तो एफिशिएंसी 100% कभी भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 11 का और पार्ट है, और पार्ट में स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन की वो क्या है, हाउ कैन दी हाउसेज बी केप्ट वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। जो घर होते हैं उनको गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म कैसे रखा जा सकता है। तो हाउसेस को गर्म रखने के लिए सर्दियों में हम इंसुलेशन यूज करते हैं, जैसे दीवार के दरमियान इंसुलेशन और सीलिंग के दरमियान इंसुलेशन यूज की जाती है, एयर ट्रैप कर दी जाती है, या कोई इंसुलेटिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं। डबल ग्लास्ड विंडो, जो विंडो ग्लास है उसको डबल लगा दिया जाए, एयर ट्रैप कर जाएगी, एयर बैड कंडक्टर है,
जिसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर अंदर रहेगा, बाहर का बाहर, तो कमरा जो है वो गर्म रहेगा। सील गैप्स एंड इंस्टॉल एफिशिएंट हीटिंग। इसके बाद हम इसको ठंडा कैसे रख सकते हैं। गर्मियों में कमरे को ठंडा रखने के लिए रिफ्लेक्टिव रूफ यूज करते हैं, जो कि सारी की सारी हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। गुड वेंटिलेशन होती है, शेडिंग है, एयर कंडीशनिंग है। ये वो स्ट्रेटेजीज हैं जिनकी मदद से हीट फ्लो को क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। मेंटेनिंग कंफर्ट ईयर राउंड, पूरा साल इसी चीज को हम मेंटेन रख सकते हैं। गर्मियों और सर्दियों में कमरों को ठंडा रख के और सर्दियों में कमरों को गर्म करके। यहां तक हमारे पास सेकंड एनुअल एग्जाम्स 2024 का सेक्शन बी का सलूशन था। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी का सलूशन अपलोड किया जाएगा। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।